साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मज़ामा केम छो कसा आहेस। आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। साथियों आज एक बेसिक चीज़ पर अपन डिस्कस करेंगे। कई बार आप सबकी क्वेरी आती है जिसको हम कॉमनली यह कह सकते हैं कि एक प्रॉब्लम है कि हमारे विरुद्ध कार्रवाई करी है सीबीआई ने, या हमारे विरुद्ध कार्रवाई करी है विजिलेंस ने, या हमारे विरुद्ध कार्रवाई करी है एसीबी ने, और हमारा रोल जो है बहुत छोटा है। मतलब कोई स्पेसिफिक रोल नहीं है डिमांड में, एक्सेप्टेंस में, रिकवरी में, और हम एक प्राइवेट पर्सन है। मे बी इट मे बी अ केस। क्लियर है। तो ऐसे सिनेरियो में हम लोग डिस्चार्ज लगाएं या नहीं लगाएं, हमारे एडवोकेट साहब जो है ये एडवाइस दे रहे हैं कि आप जो है केस को लड़ो, केस को जो है कॉन्टेस्ट करो, और अल्टीमेटली जो है आपको ये केस लड़ना पड़ेगा। देयर इज़ नो नीड टू गो फॉर डिस्चार्ज और क्वेश्चन। साथियों बेसिकली डिस्चार्ज के लिए जाना है या क्वेश्चन के लिए जाना है या नहीं जाना है, ये मैं तय नहीं कर सकता हूँ, ना आपके वकील साहब तय कर सकते हैं। ये तय करना है आपको खुद को, एज़ पर योर ओन डिस्क्रिप्शन। और उसके लिए मैंने आपको हमेशा ही कहा है कि आप केस फाइल को पढ़ने से पहले आपको ये तो मालूम है कि आपका रोल क्या बताया गया और किस हद तक बताया गया, उसको आप आइडेंटिफाई करो। हम लोग हमारा रोल ही आइडेंटिफाई नहीं करते हैं। हम जाते हैं एडवोकेट के पास में कि हम डिस्चार्ज लगा दें क्या, हम क्वेश्चन लगा दें क्या, कुछ कहेंगे लगा दो, कुछ कहेंगे रहने दो। अगर हमारे कहने से सब कुछ हो जाएगा तो फिर आप इस दुनिया में क्यों आए। समझे ना बात को। सबको ईश्वर ने दिमाग दिया है, अपना माइंड अप्लाई करो, डिस्क्रिप्शन अप्लाई करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो मारे जाओगे। क्लियर है। हमारे पास कब आना है आपको, जब आपको चाहिए हो कोई ऐसा स्पेसिफिक आंसर किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन पे जिसका आपके पास कोई समाधान नहीं हो। क्लियर है। तब हेल्प चाहिए होती है एडवोकेट्स की। बट हर बात पे, हर पॉइंट पे आप अगर जा रहे हैं वकील साहब के पास में तो कोई महत्व उसका नहीं रहेगा, कोई मतलब उस चीज़ का नहीं रहेगा। क्लियर है। ये वैसे ही मान लीजिए जुकाम हो गया बच्चे को, तो कई माएँ होती हैं डॉक्टर साहब के पास गए, अरे साहब बीमार हो गया। अब डॉक्टर साहब क्या करेंगे, देखा भाई इसको खिला दो एंटीबायोटिक, जितना वो एंटीबायोटिक खाएगा उतना वो कमज़ोर हो जाएगा। तो मुझे केस कमज़ोर नहीं करना आप लोगों का। मैं चाहता हूँ कि आप कुछ ना कुछ ऐसा करें जिससे बेसिकली जो भी स्थितियाँ केस में हैं वो आप खुद आइडेंटिफाई कर लें। डिसीजन खुद से लें। अगर डिसीजन खुद से लोगे तो लड़ना आगे आसान रहेगा। डिसीजन हम लोग रहेंगे तो दिमाग जो है संशय में घूमता रहेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, केस में हमारा रोल क्या है उसको आइडेंटिफाई करना है। मान लीजिए आप एक पब्लिक सर्वेंट हैं, आपके पार्ट पर सिर्फ डिमांड है और कोई रिकवरी नहीं है, एक्सेप्टेंस नहीं है, तो उसको आप लिख लीजिए। आप मान लीजिए एक प्राइवेट पर्सन है और ना तो आपकी डिमांड है, ना आपसे रिकवरी है, ना एक्सेप्टेंस है, पर आप फंस क्यों गए। कई बार ऐसा होता है कि आपकी कोई वार्तालाप है लोक सेवक से, इसलिए आपको जो है इन्वॉल्व कर लिया गया और कुछ भी आपका रोल नहीं है तो उसको लिख लीजिए। कई बार ऐसा होता है कि आपने सिर्फ जो है पैसा लिया है, आपसे रिकवरी एक्सेप्टेंस है पर डिमांड नहीं है। तो रोल क्या है, मैं इसलिए कह रहा हूँ व्हाट इज़ आवर रोल, इसको लिख लीजिए। फिर दूसरी बात, ये रोल कितनी बार आया है। क्लियर है। और जब जब आया है तो एक ही प्रकार से आया है या इसका नेचर चेंज हुआ है। क्लियर है बात ये। अगर मल्टीपल बार हमारा रोल नहीं है, सिर्फ एक ही बार हमारा रोल है, तो उसको भी स्पेसिफिक कर लो, ये बहुत ज़रूरी है। अगर रोल क्लियर हो गया तो आर्गूमेंट करना इजी रहेगा। अगर रोल क्लियर नहीं हुआ तो आप चाहे 10 घंटे बहस करो, चाहे 20 घंटे बहस करो, आप बहस करते रह जाओगे। जज भी करेगा क्या, हाँ सुन ली बहस, अरे ठीक है 4 लगा दे इसके ऊपर, टाइम खराब कर गया। ऐसा मत करो भाई, टाइम बहुत प्रीशियस है कोर्ट का। जज साहब को हमें केस को पिन पॉइंट करके देना है, केस को स्पेसिफिक करके देना है। तो पहला स्टेज क्या है उसमें कि हम केस को आइडेंटिफाई करें। क्लियर है कि हमारा बेसिक रोल क्या है उसमें। ये तो आप कर सकते हो ना, इसमें क्या जरूरत आपको आ रही है वकील साहब की, ये तो आप कर सकते हो ना। तो ये काम सबसे पहले करो। दूसरी बात यह कि केस का मोटिव क्या है, हमें इस केस में क्यों इन्वॉल्व किया गया है। भाई कई बार ये तो कि मोटिव ही नहीं है केस के अंदर, हमें इन्वॉल्व कर दिया, तो उसको भी लिख लो कि मोटिव ही नहीं है पर तब भी हम इन्वॉल्व हो गए। तीसरी बात है कि जो कार्रवाइयाँ हुई हैं वो कार्रवाइयाँ शुरू कब से हुई और ख़त्म कब हो गई। क्लियर है। तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है और एंड पॉइंट क्या है। कुछ कार्रवाई तो घंटों में रहती है, कुछ कार्रवाइयाँ महीनों में पूरी नहीं हो पाती है, कुछ कार्रवाइयाँ सालों सालों चलती रहती हैं। तो कितना टाइम लगा कंसर्न सीबीआई को, एसीबी को या कंसर्न विजिलेंस को पूर्ण प्रोसीडिंग करने में। क्लियर है। ये 3 काम कर लिए तो अपन केस जीत गए 40%। ये मांग के चलना अपन हो गया। हमें मालूम है कि हमारा रोल क्या है, मोटिव क्या है और क्या टाइम लगा कंसर्न अथॉरिटी को। क्लियर है। उसके बाद करना क्या है कि जो हमारे पास केस फाइल है उसके पेपर्स प्रॉपर है या नहीं है उसको हमको चेक करना है। तो उसका जो बेसिक डॉक्यूमेंट है वो है चार्जशीट। जब भी आप चार्जशीट को पढ़ोगे कुल मिला के 10-12 पन्ने हटा के, तो आप 2 डॉक्यूमेंट जो है पाओगे। एक तो होता है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट और एक होता है लिस्ट ऑफ विटनेस। तो जो भी गवाह केस में आपके आने हैं, क्लियर है, जिनके बयान ले चुकी है सीबीआई या विजिलेंस या एसीबी, उनका प्रॉपर लिस्ट होगा। उनका रोल क्या है इस केस में वो लिखा होगा और किस पन्ने पर उनके बयान है उसको लिखा होगा। उसको आप चेक कर लो कि कोई चीज़ मिसमैच तो नहीं है। क्लियर है। यह आवश्यक नहीं कि हर गवाह के बयान हो, बट जो बयान रिकॉर्ड हुए हैं उनके बारे में लिखा जाएगा, तो वो बयान है या नहीं है इसके बारे में आप स्थितियाँ आइडेंटिफाई कर लो। अमूमन किस किस के बयान होंगे आप समझ लीजिए, परिवादी के, जो गवाह इंडिपेंडेंट है उनके। इसके अलावा जो अन्य गवाह हैं
उनके भी बयान हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस पे, पर वो अमूमन होते हैं टीम के मेंबर्स। क्लियर है। और इसके अलावा जो आर्टिकल लेके गया है फॉरेंसिक के अंदर, उसने जो आर्टिकल जमा कराया है, इसके बयान भी रिकॉर्ड हो सकते हैं, संभावना है। इसके अलावा एफएसएल वाले हैं, उनके बयान रिकॉर्ड नहीं होते, ये बात नोट कर लीजिएगा। टीएलओ के बयान जो है संभवतः रिकॉर्ड हो सकते हैं, संभवतः रिकॉर्ड नहीं भी हो सकते हैं, ये डिपेंड है फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस पे। अमूमन अगर आप देखेंगे केस टू केस ये वेरी कर सकता है। क्लियर है। बट अमूमन बयान की लिस्ट को हमको चेक करना है। फिर हम आते हैं लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। इसमें सबसे पहले क्या होगा, रिपोर्ट होगा, फिर होगा वेरिफिकेशन प्रोसीडिंग, फिर प्री ट्रैप, फिर पोस्ट ट्रैप प्रोसीडिंग्स। इसके अलावा रिकवरीज प्रोसीडिंग, जो भी अक्यूज्ड है उसके खिलाफ सैंक्शंस क्या है, उसके डॉक्यूमेंट्स क्या है, उसके स्थितियाँ जो है फाइल पर होंगी। तो इस तरह से डॉक्यूमेंट जो है पूरा हो जाता है। तो आप चीज़ जो है चेक करते जाओ। इसके साथ साथ एफएसएल रिपोर्ट भी होंगी। तो जो भी डॉक्यूमेंट आपके केस में रिलाई कर रहा है प्रोसिक्यूशन, उसकी एक लिस्ट बनती है, उसके पेज नंबर भी होंगे, उसको रिलाई भी किया जाएगा। एवरीथिंग इज मेंशन्ड इन द कंसेंट शीट। तो उससे आप डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर लो, हाँ डॉक्यूमेंट है, एग्जिस्ट कर रहा है। अब जिन डॉक्यूमेंट में हमारा रोल आ रहा है, क्लियर है। उदाहरण के लिए हमारा रोल वेरिफिकेशन में है ही नहीं, हटा दो। हमारा रोल जो है रिपोर्ट में नहीं, हटा दो। रोल हमारा प्री ट्रैप में नहीं, हटा दो। रोल हमारा आ रहा है ट्रैप के बाद में, तो वो कहाँ आ रहा है, वो डॉक्यूमेंट को चूज़ कर लो। तो केस को कितना छोटा कर दिया आपने, जो केस इतना विशालतम था, इतनी बड़ी चार्जशीट थी, आपने छोटा कर दिया उसको। तो जहाँ भी आपका रोल आ रहा है उसको आप आइडेंटिफाई कर लो। क्लियर है। और उसकी हद तक के डॉक्यूमेंट्स क्या उसको निकाल लो, उसके हद तक के विटनेसेस क्या उसको निकाल लो। तो यहाँ हमने स्क्रूटनी कर ली डॉक्यूमेंट्स की कि इस पर जो है हमको लड़ना है, बाकी डॉक्यूमेंट वेस्ट हैं, इस पर हमें कॉन्सिडर नहीं करना है, एम्फेसाइज नहीं करना है। क्लियर है। तो जो भी डॉक्यूमेंट आपसे जुड़े हुए हैं या आपका गिल्ट जो है इंडिकेट कर रहे हैं, या जिन डॉक्यूमेंट के बेसिस पर आपका गिल्ट जो है प्रूव किया जाएगा, वो डॉक्यूमेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है स्क्रूटनी प्रोसेस में। ईजी हो गया अब तो। अब तीसरी बात हमें करना है सेल्फ असेसमेंट ऑफ द केस। ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बेसिकली जब अपन क्लास में पढ़ रहे थे, जब हम छोटे बच्चे थे स्कूल के अंदर, जब हम क्लास में पढ़ रहे थे, तो हमको दो चीज़ सिखाई गई थी। एक होता है क्लास वर्क, क्लियर है, एक होता है होमवर्क। होमवर्क हमने हमेशा ही घर से करा है। गलत करा है, टीचर ने जो है मार लगाई हमारी, या हमको डांटा, हमने होमवर्क नहीं करा तो हमारे को जो है मिला है पनिशमेंट भी, तो ये भी मान लीजिए कि होमवर्क है। अभी हमको क्लास वर्क नहीं करना है। क्लास वर्क कहाँ होगा, वकील साहब के ऑफिस में। होमवर्क में सबसे पहले क्या करना है, हमारे को रिपोर्ट को पढ़ना है। रिपोर्ट क्या है, रिपोर्ट में हमारा रोल क्या है, स्पेसिफिकेशंस क्या है, उसको आप देखो। क्लियर है। और रिपोर्ट ही ध्यान रखना है एक बेसिक डॉक्यूमेंट है जिससे केस का होता है इंसेप्शन। अब यहाँ पर एक जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड है कि कई बार ऐसा होता है कि जो परिवादी है वो संपर्क में है कंसर्न सीबीआई से या विजिलेंस के अफसरों से या किसी एडवोकेट से सलाह ले रहा है और केस की जो है बुनियाद तैयार कर रहा है। तो आप एक काम जरूर किया करो कि अगर केस जो है आपका नया है तो ऐसे सिनेरियो के अंदर आप सेक्शन 94 BNSS को रिलाई करते हुए और RTA को रिलाई करते हुए जो कंसर्न परिवादी है या अन्य टीम मेम्बरान्स हैं उनका जो कॉल लोकेशन है उसको जरूर लो, उनका जो CDR है जरूर लो। हालांकि इसमें व्यू बहुत कन्फ्लिक्टिंग है, कुछ कहते हैं कि मंगा लेने चाहिए, कुछ कहते हैं मंगा नहीं लेने चाहिए, पर जो रिसेंट व्यू है वो हमारे पक्ष में कि अगर कॉल लोकेशन है या CDR है कोर्ट उसको प्रिजर्व करेगी अगर 4 से पहले मंगा रहे, और अगर आवश्यकता हो गई तो कोर्ट उसे कंसिडर भी कर सकती है। तो इसमें जजमेंट क्या है रिसेंट अभी कर्नाटक हाई कोर्ट का, अविनाश M बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटका, इंपॉर्टेंट जजमेंट है, इसको भी जो है आप नोट डाउन रखिएगा। साथियों रिपोर्ट को तसल्ली से पढ़ना, जल्दबाजी मत करना। एक लाल पेंसिल आपके हाथ में होनी चाहिए और आपका जो रोल आ रहा है उसको लिखो स्पेसिफिकली। और इसके अलावा वो रोल आया कब रिपोर्ट के अंदर भी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ये होता है कि अक्टूबर में जो है पैसे मांगे और रिपोर्ट कर रहा है दिसंबर में, तो कुल मिला के 2 महीने बाद जो है वो रिपोर्ट को आइडेंटिफाई कर रहा है और उस रोल को भी स्पेसिफिक कर रहा है उस रिपोर्ट में कि इस तरह से ये क्राइम हुआ, इसी तरह से पैसे मांगे और मुझे जो है तंग किया जा रहा है। तो देरी जो हो रही है, फर्स्ट टाइम वो रिपोर्ट जो है कब आइडेंटिफाई हुई, फर्स्ट टाइम वो रिपोर्ट जो है कब फाइल हुई, फर्स्ट टाइम वो रिपोर्ट जो है कब सस्टेन हुई, हमारे रोल को लेकर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल जो है यहाँ पर है जिस पर हमको जो है काम करना पड़ेगा। तो एक नक्शा बना के चलना पड़ेगा हमारे को कि रिपोर्ट में कब रोल हमारा आ रहा है, किस प्रकार आ रहा है और क्या हमारा इंटरेक्शन रहा कंसर्न परिवादी से, और जो डॉक्यूमेंट साथ में सबमिट हुए रिपोर्ट के वो क्या क्या है। कई बार ऐसा होता है कि रिपोर्ट साथ जो है वो सबमिट करता है कोई रिकॉर्डिंग को जो उसने खुद से कर ली बाय यूजिंग द प्राइवेट डिवाइसेस। तो वो प्राइवेट डिवाइस कौन से थे, क्या मोबाइल फ़ोन थे या कोई रिकॉर्डर थे, उसके बारे में क्या स्पेसिफिकेशन है उसको देखना पड़ेगा। उसका जो कंसर्न आउटपुट है वो कैसे दिया गया, CD में, मेमोरी कार्ड में, वो देखना पड़ेगा। और उन कंसर्न इंस्ट्रूमेंट को सीज करने का क्या प्रयास करें कंसर्न CBI ने, विजिलेंस ने, ACB ने, वो हमको जो है देखना पड़ेगा। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसा होता है ना कि भाई हाथी निकल गया और पूंछ रह गई, वो स्थितियाँ देखी होंगी ना आपने, तो वही यहाँ होता है कि हम केस को लड़ लेंगे पर जो बारीक बारीक पॉइंट्स है उस पर हम ध्यान देते नहीं है। ये बारीक बारीक पॉइंट्स ही केस का फेट तय करते हैं, तो विशेषता इन पर ध्यान दें। इस रिपोर्ट के बाद क्या करता है कंसर्न CBI कि वो रिकॉर्डर सौंपता है कंसर्न फरियादी को कि भाई जाइए रिकॉर्डिंग करके लेके आइए, जबकि ये प्रोसेस लगभग कराते हैं।
मैं आपको इसलिए कहता हूँ कि क्योंकि ललिता कुमारी बनाम स्टेट ऑफ यूपी का जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, जिसका डेट है 12/11/2013। उसमें स्पष्ट है कि सबसे पहले आप इंक्वायरी करोगे, बेसिकली फैक्ट्स क्या हैं उसको आप असर्टेन करोगे, उससे मामला बनता नहीं बनता उसको असर्टेन करोगे, देन प्रोसीड टू कलेक्ट द एविडेंस। ये लोग करते क्या है कि सबसे पहले रिकॉर्डिंग करो, उस पर जोर देते हैं, जबकि ये चीज़ें गलत हैं। कोई ध्यान देता ही नहीं है, ये अपनी मनमानी करते रहते हैं। आप एक बात समझिएगा, मैंने ऐसे कई केसेस में देखा है कि जहाँ पर मटेरियल फैक्ट से उसको कंसील कर लिया परिवादी ने, और ये फैक्ट जानकारी में आ गए सीबीआई के बाद में, तब भी उसको इनकॉर्पोरेट नहीं करा। तो इसलिए वो चीज़ें हुई हैं या नहीं हुई है, इस पर भी आपको जोर देना पड़ेगा। इसके अलावा वेरिफिकेशन कैसे हुआ, जिस रिकॉर्डर के माध्यम से हुआ उसका सोर्स क्या है, जो मेमोरी कार्ड है उनका सोर्स क्या है, कब रिकॉर्डिंग के लिए गए, कब करके लेकर आए, रिकॉर्डिंग का नेचर क्या है, क्वालिटी क्या है, हैश वैल्यू क्या है, कहीं ये तो नहीं कि मिसमैच हो रही है रिकॉर्डिंग, कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ हिस्सों का रिकॉर्डिंग का ट्रांसक्रिप्शन कर लिया। ये सब जो है अपने को देखना पड़ेगा। तो वेरिफिकेशन में 2 स्टेजेस जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहले बात हो कि प्रोसीड टू मीट विद कंसर्न अक्यूज, दूसरी बात है कि उसके साथ कौन कौन गया जो परिवादी है, और अगर जो लोग गए हैं वो लोग वास्तव में आई विटनेस है या नहीं है, इसको भी हमको आइडेंटिफाई करना है। इसके अलावा बाकी टीम मेंबर्स जो है वो कहाँ पर थे, इसको भी आइडेंटिफाई करना है। जब ये लोग गए, बातचीत करी, तो बातचीत कितनी देर हुई, रिकॉर्डर कब ऑन हुआ, कहाँ पर ऑफ हुआ, बातचीत कितनी देर चली, और उस बातचीत में क्या निष्कर्ष निकल के आ रहे हैं, क्लियर है। कई बार ऐसा होता है कि कोई मांग नहीं है कंसर्न अक्यूज की, पर जोर दे रहा है कंसर्न परिवादी कि सर वो मेरा काम तो करा देना, सर मेरा काम तो हो जाएगा ना, सर इतने रुपये ले लो। ये बातचीत अक्यूज नहीं कर रहा है, पर ये बातचीत को थ्रो कर रहा है कंसर्न परिवादी। तो इस तरह के जो सजेस्टिव डिमांड्स है उसको हमको आइडेंटिफाई करना है, क्लियर है बात ये। तो वेरिफिकेशन का जो बेसिक पर्पस है वो असर्टन करना है कि जो कंसर्न डिमांड है वो वॉलंटरली है या नहीं है। आप एक बात ध्यान रखिएगा, जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का बी जयराज बनाम स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का, जजमेंट है वर्ष 2014 का, और ये पारित हुआ है 28 मार्च 14 को बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। इसमें स्पष्ट है कि जब तक डिमांड वॉलंटरी नहीं होगी तब तक कोई भी केस मेड आउट नहीं होगा। तो इस चीज़ को असर्टन करने के लिए लोग रिकॉर्डिंग्स करते हैं, क्लियर है। विटनेसेस को जो है ये प्रिपेयर करते हैं कि जब तक ये चीज़ें रिकॉर्ड पर नहीं होंगी तब तक केस भी नहीं चलेगा। तो ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इस पर जो है जोड़ दीजिएगा। उसके बाद जब ये सारी चीज़ें आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो एसीबी वाले तो क्या एफआईआर काटते नहीं है, ये आगे प्रोसीड करते रहते हैं, पर सीबीआई वाले वहाँ पर एफआईआर चॉक कर लेते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा कि एफआईआर काट रहे हैं तो 17 का अप्रूवल चाहिए, ये बेसिक गाइडलाइंस है, क्योंकि जब तक आरोपी को रंगे हाथों नहीं पकड़ा जा रहा है तो उसके विरुद्ध एफआईआर या अग्रिम कार्रवाई से पहले 17 का अप्रूवल चाहिए, जो कि पीसीएट में दिया गया प्रोटोकॉल। इस पर जजमेंट है ऑनरेबल राजस्थान हाईकोर्ट का, रानी दान बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान, जजमेंट है 8 अक्टूबर 2024 का। अब इसमें डाउट किया अपने को, कुछ लोग कहते हैं कि भाई 17A मैंडेटरी है, कुछ लोग कहते हैं मैंडेटरी नहीं है। इसमें ऑनरेबल हाईकोर्ट ने इंटरप्रिटेशंस करे। उनका कहना है कि अगर रोल बताया गया अक्यूज का किसी क्राइम के अंदर, और क्राइम जो है करप्शन का है, और ऑफिशियल ड्यूटी से उसका जो क्राइम जो है जोड़ा गया है उसमें नेक्सेस है, तो ऐसे सिनेरियो में 17A इंपेरेटिव होगा अगर रिकवरी नहीं है, क्लियर है बात ये। और अगर नेक्सेस नहीं है 17A वहाँ पर इंपेरेटिव नहीं होगा। तो कई बार आपने देखा होगा रिपोर्ट में लिखता है कि कंसर्न फरियादी कि भाई इसने इस काम के लिए पैसे मांगे, या इस काम के लिए बुला रहा है, पैसे मांग रहा है, तो वहाँ पर आपके ऑफिशियल एक्ट को कनेक्ट कर रहा है करप्शन से, तो वहाँ पर 17A इंपेरेटिव होगा। इस पॉइंट को रेस कीजिए, कोर्ट कंसिडर करे नहीं करे बात की बात है, पर हमें पॉइंट को रेस करना ही करना है। फिर शुरुआत होती है प्री ट्रैप की। इसमें वो नोट को मंगाते हैं, कई बार देखा होगा आपने कि जो बच्चों के नोट होते हैं, खिलौने वाले नोट होते हैं, नकली नोट होते हैं, उस तक को मंगा लेते हैं, उस तक को इनकॉर्पोरेट करते हैं प्रोसीडिंग में। ये गलत प्रोसेस है। सीबीआई कैन नॉट अडॉप्ट अ प्रोसेस एट एज पर इट्स ऑन डिस्क्रिप्शन, ये बात ध्यान रखिएगा। कई बार ऐसा होता है कि उस बंदे के पास पैसे अरेंज नहीं हो रहे हैं, मान लीजिए डिमांड 50,000 रुपये की है, अरेंज हो रहे हैं 10,000 रुपये, तो 10,000 से ही ट्रैप कर लेते हैं। गलत चीज़ है। डिमांड और एक्सेप्टेंस मैच खाना चाहिए। ये वैसा ही है जैसे हम इनकम टैक्स में कंप्यूटेशन कर रहे हैं कि जितने का डिमांड है उतने का एक्सेप्टेंस है। अगर ये मैच नहीं होगा तो अपने को फ़ायदा उसका मिलेगा। तो इस बात को विशेषता जो रखिएगा। इसके अलावा जब ये स्थितियाँ चेंज हुई है, डिमांड चेंज हो गई या डिमांड बार बार स्केल हो रही है, तो वो क्यों हो रही है, किसके लेवल पे हो रही है, इस बात को भी जोड़ दीजिएगा। और जब ट्रैप कार्रवाई हो रही है तो उस समय कौन कौन आई विटनेस है, कौन कौन हियर से एविडेंस है, टीम की पोजीशन क्या है, नक्शे मौके में उनको क्या बताया गया, कहाँ खड़ा करा गया है। इसके अलावा जब आरोपी से कंसर्न फरियादी मिला तो उस सिनेरियो में उनकी क्या बातचीत हुई, उस बातचीत में क्या निष्कर्ष निकल के आ रहा है, क्या तब भी डिमांड वॉलंटरीली है या डिमांड सजेस्टिव है। इसके अलावा वहाँ अन्य आरोपी और कौन प्रेजेंट थे जिनको भी इसमें इन्वॉल्व किया गया है। और कई बार ऐसा भी होता है कि आरोपी मौके पर है, अन्य आरोपी, और उससे कन्फेशन लेके कि भाई गलती हो गई है और गलती जो है साहब की है, इसलिए इनको जो है पार्टी बना दो, आप मुझको छोड़ दो। तो ये लोग क्या करते हैं कि कंसर्न जो मजिस्ट्रेट होता है वहाँ जाके उसके 164 CRPC के बयान रिकॉर्ड करा लेते हैं और अल्टीमेटली उसको गवाह बना लेते हैं। ये सब प्रोसेस गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति इन्वॉल्व है और क्रिमिनल है तो वो क्रिमिनल है। प्रोसिक्यूशन पिक एंड चूज की थ्योरी अडॉप्ट नहीं कर सकती, जो अक्सर हो रहा है इन केसों में। आपको ध्यान देना पड़ेगा और लड़ना पड़ेगा उस पॉइंट के लिए। और जब भी किसी व्यक्ति को गवाह बनाएंगे तो टेंडर ऑफ पार्डन का जो प्रोसेस है कानून में, वो फॉलो हुआ नहीं हुआ, ये सब जो है देखना होता है। इसके अलावा रिकवरी कहाँ से हो रही है, रिकवरी किस
पॉइंट्स हो रही है, रिकवरी पर्सन से है, किसी प्लेस से है, किसी टेबल से, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर हमको जोर देना पड़ेगा, जो हम जोर नहीं देते हैं। इसके अलावा मौके पर आपका स्पष्टीकरण क्या है एज पर रूल नंबर 47 ऑफ सीबीएसई गाइडलाइंस। इसके अलावा फिनोमिनल टेस्ट कब किया गया, आप देखिएगा अक्सर सीबीआई ट्रैप में पहले आपको ट्रैप कर लेते हैं, फिर आपसे सारे बयान लेंगे, फिर उसके बाद सारी कार्रवाइयाँ कर लेंगे, उसके बाद अक्सर ऐसा होता है कि आपके हाथ धुलवाएंगे, जबकि ये प्रोसेस गलत है। इसकी पुष्टि कहाँ से होती है, जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एन विजय कुमार बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडु, जजमेंट है 3 फरवरी 21 का, उसको जो है फॉलो करना होता है, जबकि ये लोग फॉलो नहीं करते हैं, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सैंक्शन को लेकर पोजीशन क्या है, कई बार सैंक्शन अथॉरिटी पर दबाव बनाया जाता है, कई बार सैंक्शन अथॉरिटी माइंड अप्लाई नहीं करती है। सैंक्शन लेके बेसिक गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट की है सीबीआई बनाम अशोक कुमार अग्रवाल में, जजमेंट है 31 सितंबर 2013 का, वो फॉलो किया गया नहीं किया गया। गाइडलाइंस क्या है, बहुत मोटी मोटी बात है कि माइंड अप्लाई करो, बैलेंस करो सोसाइटी के इंटरेस्ट में और अक्यूज के राइट में। कहीं ये ना हो जाए कि अक्यूज जो इनोसेंट है फंस गया, और कई बार ये ना हो जाए कि करप्शन हुआ है और अक्यूज बच गया और समय मैसेज गलत जा रहा है कि भाई जो कंसर्न अक्यूज है वो करप्शन कितने कर ले, पर होता कुछ भी नहीं है। तो एवरीथिंग इज टू बी बैलेंस, नियम कायदे कानून है, बट फॉलो करने में बहुत कम लोग जो है रुचि दिखाते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको जो है ध्यान में रखनी है। तो किस स्टेज पे जो है वॉलेशंस हुए, किस स्टेज पे क्या क्या गलतियां हुई हैं, वो सब हमको आइडेंटिफाई करना है। इसके अलावा विटनेसेस के बयान है उसको हमको देखना है, जो फ़र्दे हैं उनको हमें देखना है, उन फ़र्दों में क्या टाइम वेरिएशन है उसको देखना है, और हमारा स्पेसिफिक रोल क्या क्या आ रहा है उसको हमको आइडेंटिफाई करना है, और उसके अनुपात में चार्जशीट क्या कहती है उसको देखना है। अगर हम ये काम कर लेंगे तो हमने केस का कर लिया सेल्फ असेसमेंट। तो उसके बाद हम जाएंगे टू द एडवोकेट कि साहब हमने पॉइंट निकाल ली है, इस केस में कमियां हैं, क्या करना है, तो वहाँ हमको रास्ता और आसान मिल जाएगा और हमको हेल्प जो है इफेक्टिव हो जाएगी। अगर आप ये नहीं करेंगे, सिर्फ ये क्वेरी करते रह जाएंगे कि मैं डिस्चार्ज फाइल करूँ या नहीं करूँ, क्वेश्चन फाइल करूँ या नहीं करूँ, तो नुकसान उसमें आपका ही होगा। तो बेटर है कि पहले होमवर्क कर लो, नोट्स रेडी कर लो, देन कंसल्ट एन एडवोकेट, उसके बाद ही आपको राहत मिलेगी, अदरवाइज कोई मतलब नहीं आगे बढ़ने से। क्लियर है? तो मैं समझता हूँ कि जहाँ पर हमारा रोल बहुत छोटा है, हमें करना क्या है और किस तरह से हमें आगे बढ़ना होता है, ये हमने आपको जो है स्पेसिफिक करने का प्रयास किया। तो जहाँ पर रोल जो है छोटा है वहाँ डिस्चार्ज फाइल करो, घबराओ मत। अगर फाइल नहीं करोगे तो 4 लग जाएगा वैसे ही। तो इस तरह के मामले जहाँ पर रोल बहुत छोटा है हमारा और स्पेसिफिक नहीं है, तो वहाँ पर डिस्चार्ज की रेमेडी आप हम अवेल कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये चीज़ें बहुत आसान है, हम आसान कर सकते हैं, बट डिपेंड हमारी इच्छा शक्ति पे डिपेंड है कि हम किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। अगर होमवर्क प्रॉपर नहीं है तो फिर मतलब नहीं है, होमवर्क प्रॉपर है तो क्लास वर्क भी प्रॉपर आपका हो जाएगा। क्लियर है? तो घबराए नहीं, प्रोसीड करें बट तरीके से एंड इन सिस्टमेटिक वे। और जो मैंने आपको स्टेप लिखा है उसी स्टेप में जो है आपको अपना नोट्स, अपना फाइल जो है रेडी करना है। साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आज मैंने आपको समझाया कि किस तरह से हमें प्रोसीड करना है, क्या डॉक्यूमेंट जो है हमें देखने हैं और किस तरह से हमें वर्कआउट करना होता है। और एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आप नोट कर लीजिए, खासकर ट्रांसक्रिप्शन वाले पार्ट के ऊपर। कई बार ऐसा होता है कि रिकॉर्डिंग में वो बात नहीं है जो ट्रांसक्रिप्शन में लिख दी जाती है, तो ये केस है मिसमैच का। अगर ऐसा भी है तो आप जजमेंट है ऑनरेबल कर्नाटक हाई कोर्ट का महेश PS बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटका, उस पर भी जो है रिलाई कर सकते हैं। और इसके अलावा थर्ड पार्टी एक्सपर्ट की राय भी ले सकते हैं कि कहीं ये तो नहीं कि CD में जो है छेड़खानी की गई है, जो ऑडियो उस पर छेड़खानी की गई है, ऑडियो में जो है काट छाट की गई है। पॉसिबिलिटी तो हर चीज़ की है, हमको रूल आउट नहीं करना है। अगर फंस गए हैं तो निकलने के लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी, आसान नहीं है कैसे से। क्लियर है? तो हर एक पॉइंट पर जो है काम करो और हर एक पॉइंट पर जो है एम्फेसाइज करो, तभी जो है राहत मिलेगी, अदरवाइज राहत नहीं मिलने वाली है। क्लियर है? तो जल्दी मिलते हैं अपन एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।